Good morning, dear students. Today we will deal with the electrolytes. So our topic is electrolyte imbalance. Electrolyte imbalance. So to understand the electrolytes, let us first recall what is I have taught you in the earlier classes. What is homeostasis? और आपके प्रश्न भी आते रहे हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है, और आपको बार बार बताया भी गया है। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो जिस मैकेनिज्म से ठीक है नॉर्मल रेंज में रहता है उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। द मैकेनिज्म बाय विच द कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंट रहना मतलब लगातार मतलब, ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट इज मेंटेन्ड एंड इंश्योर्ड इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। मतलब उस मैकेनिज्म को होम्योस्टेसिस कहते हैं जिसके माध्यम से हमारी बॉडी कांस्टेंट रहती है, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहता है। मान लो कोई जैसे कोई बीमार होगा तो क्या होगा, उसका इंटरनल जो है सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इनमें कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाएगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। तो जो मेटाबोलाइट्स होंगे वो आगे जाकर कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे, तो कुल मिलाकर वो कोई ना कोई साइन या सिम्टम के तौर पर दिखाई देगा। ये कब होगा? जब बात बिगड़ जाएगी, जब होम्योस्टेसिस नॉर्मल रेंज में नहीं रहेगा। होम्योस्टेसिस जो है आपको प्रदर्शित होता है कुछ साइन और सिम्टम के द्वारा। वो जैसी बीमारी है वैसे उसके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं, उनके माध्यम से आप कह सकते हो कि जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो गड़बड़ा गया है। सो द मैकेनिज्म बाय विच द constancy of the internal environment is maintained and ensured is called homeostasis. For this purpose, living membranes with varying permeabilities such as vascular endothelium and cell wall play important role in exchange of fluids, electrolytes, nutrients and metabolites across the compartment of the body fluids. जो बॉडी फ्लूइड हैं इसके कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, दो कंपार्टमेंट हैं इसके। उन कंपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन अक्रॉस द कंपार्टमेंट इधर से उधर जाना, न्यूट्रिएंट्स का जाना, मेटाबोलाइट्स का जाना, एक्सचेंज होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये कब होता है? जो लिविंग मेम्ब्रेन्स होते हैं वो परमिशन देते हैं, मतलब उनकी परमिएबिलिटी, परमिएट करना मतलब किसी मेम्ब्रेन के किसी झिल्ली के माध्यम से निकल के चले जाना, मतलब परमिएट कर जाना। तो जितने भी आपके ये मैंने नाम लिए आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, न्यूट्रिएंट्स लिए, मेटाबोलाइट्स लिए, जब ये मेम्ब्रेन को पास करते हैं, ठीक है, तो एक जाएगा बदले में कुछ और होगा। तो इन सब के जो कंट्रोल है वो मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। अब जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को समझने लगे हैं तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स नेचुरली ये फ्लूइड में पाए जाएंगे। और वाटर आप लोग जानते हो, वाटर इज द जो है ऑलमोस्ट 65 kg का जो पर्सन है उसके अंदर करीब इट इज अराउंड 40 kg ऑफ वाटर। उसके अंदर अगर 40 लीटर वाटर उसके अंदर होता है 65 किलो के पर्सन के अंदर, मतलब 70%। तो वाटर का इंपॉर्टेंस है। तो वाटर जो है, वाटर के अंदर जब कोई साल्ट डिजोल्व किया जाता है वो अपने आयंस में, ठीक है, कैटायंस और एनायंस में, मतलब कैटायंस क्या हो गए, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो उनमें कन्वर्ट हो जाता है विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट हैपन्स, दे बिकम इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं डिजोल्व होने के बाद। अब हम एक बार वाटर के बारे में और बॉडी कंपार्टमेंट के बारे में जान लें, फिर इससे आपको जो और क्लियर हो जाएगा कि जो मेजर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो किस प्रकार से शरीर के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और उनके बैलेंस खराब हो जाने से, इम्बैलेंस हो जाने से क्या क्या जो है बॉडी के अंदर
विकार आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर इज द प्रिंसिपल एंड एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। जैसे धरती के ऊपर 70% पानी है, उसी प्रकार शरीर के अंदर भी 70% पानी है। द टोटल बॉडी वाटर जो नॉर्मल एडल्ट मेल होता है उसमें 50 से 70% होता है और एवरेज 60% निकलता है। इसका बॉडी वेट, जितना बॉडी वेट है 50 से लेकर 70% तक होता है। वेट वेरी करता है, किसी ने पानी पिया, किसी ने नहीं पिया, कोई कम पानी पीता है, कोई ज़्यादा पानी पीता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक कोई रिस्क नहीं होती जो रेंज आपको बता रहे हैं। तो एवरेज 60% जो है बॉडी का वेट पानी है। अबाउट 10% लेस जो होता है वो नॉर्मल एडल्ट फीमेल्स में होता है। तो एवरेज 60% इन मेल्स, एडल्ट मेल्स, एंड एवरेज 50% इन एडल्ट फीमेल्स जो है इसका जो कंसंट्रेशन है। इसी प्रकार से मान लो आपके पास कोई 65 किलो का एक हेल्दी नॉर्मल मेल है, तो इट इज अंडरस्टूड कि उसका जो वेट है इट विल बी अराउंड 40 लीटर्स। 60% अगर आप 65 का निकालेंगे तो वो 40 आएगा। तो वाटर लीटर्स में होता है, वजन केजी में होता है। तो वी विल से दैट ए 45 kg weighing normal adult will weigh 40 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब वाटर जो है एवरेज 60% अज्यूम करते हैं और ये पूरी बॉडी के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो दो कंपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इट इज द टू मेन कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से अलग हैं। किस क्या माध्यम है अलग होने का? बाई मेम्ब्रेन्स फ्रीली परमिएबल टू वाटर। मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, झिल्ली होती है, उसके माध्यम से ये दोनों कंपार्टमेंट अलग अलग हैं। तो पहला जो कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। अब 33% आपका इंट्रासेलुलर हो गया, 40% आपका एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। कितने परसेंट हो गया? इट इज ऑलमोस्ट 60%। और पीछे 40% जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनका वेट हो जाता है सबका। ठीक है, तो इस प्रकार से 100% हो गया। तो जो दो मेन कंपार्टमेंट है इंट्रासेलुलर, तो इंट्रासेलुलर comprises about 33% of the body weight, the bulk of which is contained in muscles। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है उसका वजन शरीर का 33% होता है और ज्यादातर वजन मसल्स में होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब इस 33% को छोड़कर जो फ्लूइड सेल्स में नहीं पाया जाता, बाकी चीजों में पाया जाता है, बाकी अंगों में पाया जाता है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द रिमेनिंग 27% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, कंटेनिंग वाटर। ये जो 27% आपका बॉडी वेट का जो 27% है वो क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंपार्टमेंट है। और अगर इसको और अगर हम आगे देखना चाहें तो 4 सब डिवीजन हैं इसके ECF के। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है ECF, उसके 4 आपके जो हैं सब डिवीजन हैं। कौन कौन से? 4 सब डिवीजन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ECF फ्लूइड क्या है? ये देखिए, पहला है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्लूडिंग लिम्फ फ्लूइड, उसमें लिम्फ का भी आएगा। कॉन्स्टिट्यूट द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ ECF। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है टोटल आपने जो 33% कहा था, जितना भी उसका वजन आएगा उसका 12% जो है वो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जिसके अंदर लिम्फ फ्लूइड भी आ जाता है इसमें। ये सारा 12% है। 33% का 12% का अर्थ हुआ, मान लो 100 किलो का बंदा है, 33% आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, उसका जो आपका 33 है ना, उसमें से इसका 12% जो कि मेरे ख्याल से लगभग 23.1 किलो आएगा। ठीक है, अगर 100 किलो का मानते हैं, लेकिन 100 किलो का एग्जाम्पल गलत है। सारे एग्जाम्पल हम 65 या 70 kg के नॉर्मल एडल्ट के लिया करते हैं और 100 किलो वेट होना कोई नॉर्मेलिटी नहीं है। नाउ कम टू सेकेंड सब डिवीजन ऑफ ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वो क्या है? इंट्रावास्कुलर फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा जिसको आप बोलते हैं। ये क्या है?
5% ऑफ द बॉडी वेट, जो बॉडी वेट है उसका 5%, टोटल बॉडी वेट का 5%। 10 प्लाज्मा कंटेंट इज अबाउट 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड ऑफ 5 लीटर ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अगर मान लो किसी की 5 लीटर टोटल वॉल्यूम है तो उसके अंदर 3 लीटर जो है प्लाज्मा हो जाएगी। देन मेसेनकाइमल टिश्यू आ गए आपके, जैसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गए, कार्टिलेज हो गए या बोन, ये सारे आ गए। कंटेन बॉडी वाटर दैट कंप्राइजेज अबाउट 9% ऑफ बॉडी वेट, इनके अंदर 9% जो है बॉडी वेट होता है। देन ट्रांस सेलुलर फ्लूइड आ गए आपके। अब ट्रांस सेलुलर फ्लूइड मतलब जो इधर उधर जो घूमते रहेंगे, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल इधर जाते, वो सारे माइनर जिसको सीक्रेशंस हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये आप जो है देखिए आपका कितना हो गया, 12% ऊपर हो गया, 5 यहाँ हो गया, कितना हो गया 12 और 5 17, 17 और 9 ऊपर हो गया था 26 और एक ये नीचे हो गया 27। तो 27 जो है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड है जिसके अंदर 1% बॉडी वेट के बराबर सारे सीक्रेशंस पाए जाएंगे। द फ्लूइड कंटेन्ड इन द सीक्रेशंस ऑफ सेंसरी सेल्स ऑफ द बॉडी, जैसे स्किन के सीक्रेशन आ गए, मेलानिन वगैरह, सेलेवरी ग्लैंड्स आ गए, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, फिर पेंक्रियास, लीवर, उसके बाद आपका बिलियरी ट्रैक, किडनी, गोनाड्स, थायराइड, लैक्रिमल ग्लैंड जो आंसू आते हैं वो इससे आते हैं। देन CSF जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जो आपका सब डिवीजन था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, ठीक है, ECF, उसको आपने 4 हिस्सों में बांट लिया और इस प्रकार से आपने बता दिया कि बॉडी के इतने % इसका वेट होता है। लगभग ये 33 पर जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर 27% था उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया। मैं शायद एग्जांपल अभी दे रहा था 100 किलो वाला, उसमें मैंने गलती से 33 बोल दिया जबकि ये 27 है। ठीक है, जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें ये 27% के बराबर होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ये डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो आपको बताया भी 2 फ्लूइड कंपार्टमेंट होते हैं, एक इंट्रासेलुलर हो गया जिसमें 33% वजन है शरीर का और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, ये वो फ्लूइड है जो लगभग 27% शरीर के वजन के बराबर हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या बच गया, तीसरा कंपार्टमेंट नहीं है, ये पानी इन्हीं के साथ इधर उधर घूम रहा है, वो क्या है, मिनरल हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए। तो ये डायग्राम आपको बता रहा है, ये गलती से इसको 3 कंपार्टमेंट नहीं समझना आपने, कुल मिलाकर बताया है इसके अंदर कि अगर 65 किलो का बंदा होगा तो उसके अंदर किस तरीके से, या 70 किलो का बंदा होगा तो उसके अंदर किस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वजन निकालेंगे। 70 का 27% निकाल लेना आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वजन उस पर्सन का मिल जाएगा। इसी प्रकार से 33% इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वजन मिल जाएगा और जो बाकी बचेगा 40% वो क्या होगा, वो उसके शरीर के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अभी ये जो पिंक में आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अभी आपने डिवीजन देखा कि प्लाज्मा 5% होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड 12% होता है। फिर आपने देखा जो ऑन द लास्ट स्लाइड जो आपने देखा था 1% क्या था, ट्रांससेलुलर फ्लूइड थे और 9% क्या था, मेसेनकाइमल टिश्यू। 1 और 9 10 हो गए। तो इस हिसाब से ये आपका इक्वेशन जो है बराबर हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वाटर समझ में आ गया आपको कि वाटर क्या है। ये अभी तक हमने क्या किया है, हमने ये जाना है कि वाटर 70% होता है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ होता है ये जान लिया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो आपका सिलेबस है जिसका इम्बैलेंस आपके सिलेबस में है। तो इम्बैलेंस देखने के लिए बैलेंस की जानकारी जरूरी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड एनायंस जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं इज डिफरेंट इन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अभी अभी हमने जो देखा है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड 33%, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 27%।
लेकिन अब आप ये कहें कि कैटायंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं और एनायंस नेगेटिवली चार्ज हैं, इन दोनों का कंसंट्रेशन इन दोनों कंपार्टमेंट में, मतलब दो कमरे समझ लो आप, एक 33% वाला और एक 27% वाला, उनके बीच में दीवार है, ठीक है। एज सच आप कहेंगे उधर उतने नेगेटिवली चार्ज हैं, इधर इतने पॉजिटिवली चार्ज हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड द मेन कैटायन जो होते हैं वो पोटेशियम एंड मैग्नीशियम होते हैं, एंड द मेन एनायंस जो होते हैं उसके अंदर वो फॉस्फेट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो सेल के अंदर फ्लूइड है, मतलब इट हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, इसके अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है एंड क्लोराइड की ज्यादा होती है। अब रिकॉल करो, आपको सेल इंजरी जब पढ़ाया था तो कहा था कि सोडियम एटीपेज पंप फेल हो जाता है, तो तब आपसे क्या कहा था कि सोडियम का बाहर जाना होता है और पोटेशियम का अंदर जाना होता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन जब सोडियम एटीपेज पंप फेल हो जाता था तो अंदर सोडियम जमा ज्यादा हो जाता था और बाहर पोटेशियम ज्यादा हो जाता था। दिस वाज द प्रॉब्लम जो आपने सेल इंजरी में देखी थी। देन कम टू इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो प्रीडोमिनेंट मतलब मेजोरिटी में कैटायन है वो क्या है, कैटायन मींस पॉजिटिवली चार्ज और सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड द प्रिंसिपल एनायन जो है वो है क्लोराइड और बाइकार्बोनेट HCO3, जिसको आप बाइकार्बोनेट बोलते हैं, क्लोराइड Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो दीज आर दी एनायंस। इसके अलावा बिसाइड दीज ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल प्रोटीन एंड सम डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइट्स, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं। देन कमिंग टू दी this you are being shown in the present slide, the body fluid compartment दिखाए गए हैं आपको। इसमें देखिए ये जो चार दिखाई गई हैं ये आपको सेल्स दिखाई गई हैं, बीच में ब्लड वेसल दिखाया गया आपको जो ब्लड कैरी करता है, ठीक है। और देखिए ऊपर आप क्या देख रहे हैं, ICF, ठीक है, 33% इंट्रा जो सेलुलर फ्लूइड है वो 33% है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो 27% है। अब बट यू आर सीइंग जो ब्लड प्लाज्मा है वो 5% है, वही डाटा है जो हम पीछे देख कर आए हैं। फिर आपने जो लिम्फ होता है उसका जो है उसका वेट है दैट इज अराउंड, इस फ्लूइड का वेट है 12%। फिर आप देख रहे हो सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज, जो आपने अभी जाना कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। क्लोराइड जो होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज, बाइकार्बोनेट नेगेटिव चार्ज। तो ये तीनों जो हैं जो आपको ब्राउन के अंदर ये दिख रहा है, आप इसको एनलार्ज करके भी देख सकते हैं। ये देखिए सी, ये लिखा है ना सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब ये देखिए एक सेल के अंदर दिखाया है, ऐसी 4 सेल हैं, हजारों हो सकती हैं। तो मोटी सी बात यह है कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, मैग्नीशियम का, ठीक है, इसके अंदर है, और फॉस्फेट एनायन है, और पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है दीज आर दी कैटायंस, और फिर इसके अंदर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। अब आप देखिए फिर आपने क्या देखा था, जब आप सेल इंजरी देख रहे थे सोडियम बाहर जाता था, पोटेशियम अंदर आता था, और जब सोडियम एपिटेज पंप आपका डिस्टर्ब हो गया था तो सोडियम अंदर रुकने लग गया था। तो अब आपको ये भी ध्यान आ रहा होगा किस प्रकार से जो है ये लेवल इधर उधर होता है। तो होम्योस्टेसिस मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट सेल का डिस्टर्ब होता है, उसके डिस्टर्ब होने से जो है ये हमें जो समस्या है किसी साइन एंड सिम्टम के रूप में शरीर के ऊपर अपीयर करती है। चलिए अब हम आते हैं एक्चुअल जो हमारा टॉपिक शुरू होना है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अभी तक आपको आइडिया हो गया है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस दैट बिकम आयंस इन सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसको आपने पानी में डाल दिया तो क्या होगा, वो एजिटेट नहीं पड़ा रहेगा, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो क्लोराइड है उसके वो आयनिक फॉर्म क्या रहेगी, क्लोरीन विद नेगेटिव चार्ज। तो इसी प्रकार से जब हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, जब इसके कंपार्टमेंट्स के अंदर
जो सोडियम जाता है इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में वहां रहता है। दे हैव द कैपेसिटी टू कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, वो आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है किनका है, पॉजिटिव चार्ज है कैटायंस का, और नेगेटिव चार्ज किनका है, आपके एनायंस का। इसका हिंट ये हो सकता है ए एनायन, ठीक है, ए फॉर एडिशन, लेकिन चार्ज इसका उल्टा है, नेगेटिव है, राइट। देन कम टू इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल का झिल्ली है, उसके आर पार आपने देखा ना, अभी इंटरचेंज होता रहता है इनका, एनायंस का और कैटायंस का आपस में इंटरचेंज होता है। क्यों होता है? ताकि जो टोन है वहां की उसको मेंटेन रखा जा सके, और जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन रखा जा सके। फिर देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन वोल्टेज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये जो वोल्टेज है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो कंसंट्रेशन है, जो नॉर्मल है, अगर उतना है तो इट विल बी मेंटेन। देन सेल यूज इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब एक इम्पल्स, आप ऐसा समझिए कि एक केमिकल मैसेज, इतना कंसंट्रेशन है, इसका मतलब इसका अर्थ ये है। तो वो क्या है? जैसे नर्व इम्पल्स हो गई, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये क्या है? दीज आर दी यू कैन से इम्पल्सेस बिकॉज ऑफ विच we are able to the hypothalamus is able to receive the messages। ठीक है, अब आइए आप इलेक्ट्रिकल्स इंडिविजुअल आईडी, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स इंडिविजुअल आईडी। इसका मतलब क्या कि इसकी पहचान क्या है इलेक्ट्रोलाइट की? तो मतलब इसका सिंबल क्या है? सिंपल सी बात, सोडियम आप जानते हो Na+ है, तो इसका मतलब ये सोडियम है, और ये सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बॉडी के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ये हमने जाना। देन पोटेशियम, जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब दिस इज ए कैटायन, सोडियम की तरह ये भी कैटायन है। तो एसेंशियल फॉर नॉर्मल मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी फॉर नर्व इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्स होती है, जो केमिकल मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं, तो ये उसकी एक्साइटेबिलिटी को जो है मेंटेन रखता है, नॉर्मल रखता है। फिर आपका आ गया क्लोराइड। क्लोराइड आपने देखा था, द क्लोराइड जो पाया जाता है दैट इज फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये क्या है? दिस इज एनायन, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या काम है इसका? ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना, कम ज्यादा करना, मतलब रेगुलेट मतलब रेगुलेटर है, ये काम ज्यादा यही करता है। एंड असिस्ट इन रेगुलेटिंग एसिड बेस बैलेंस, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, एसिड बेस बैलेंस, तो उसको रेगुलेट करने में इन जो है आपकी एनायंस की आवश्यकता होती है। देन आपका आ गया कैल्शियम, यूजली कंबाइंड विद फॉस्फोरस टू फॉर्म मिनरल साल्ट बनाता है ये ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड प्रमोट्स नर्व इम्पल्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। तो ये जो कैल्शियम है, ज़्यादातर जैसे दूध के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, और बोन फॉर्मेशन जो है, कैल्सिटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो उसके वजह से ये फास्ट हो जाता है इनका बनना ऑफ बोन्स। देन मैग्नीशियम प्लेज रोल इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो फेट होता है कार्बोहाइड्रेट, दे आर कन्वर्टेड अल्टीमेटली इनटू द ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या है? एटीपी बनता है। और इसी प्रकार से जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में, दे आर बिग प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर मेटाबोलाइट्स, जो कि अमीनो एसिड्स होते हैं, और आगे ये प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह उनमें इनका रोल रहता है। एंड यूज ऑफ इंट्रासेलुलर एनर्जी एंड न्यूरल ट्रांसमिशन, जो इम्पल्स जाती है, ट्रांसमिट होती है, कैसे होती है? इम्पोर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, नर्व एंड मसल। इस सब में जो है मैग्नीशियम का बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है। तो अब हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इनकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या है? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम नॉर्मल
इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू क्या है, अगर हमें वो ध्यान होगी तो हम कह सकेंगे कि सोडियम अगर इतने से ऊपर प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपके हाइपरनेट्रेमिया हो गया, और अगर इतने से नीचे है तो हाइपोनेट्रेमिया हो गया। तो आपने ध्यान ये रखना है कि ये नॉर्मल वैल्यू है, इससे जब भी कंसंट्रेशन आएगा नीचे तो वो कंडीशन कहलाएगी हाइपो, और जब इस नॉर्मल रेंज जो आप इसके अंदर देख रहे हैं जब इससे ऊपर जाएगी वैल्यू तो वो कहलाएगा हाइपर। ठीक है, तो सबसे पहले ले लो सोडियम। सोडियम से जुड़ी हुई जो टर्म है, अगर 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का कंसंट्रेशन से नीचे जब सोडियम का कंसंट्रेशन आएगा तो लो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और उस कंडीशन को आप कहोगे हाइपोनेट्रेमिया। इसी प्रकार से जब ये कंसंट्रेशन सोडियम का 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ऊपर हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे हाइपर नट्रेमिया। तो नीचे आना हाइपोनट्रेमिया और इस रेंज से बाहर जाना तो क्या कहलाएगा, ये हाइपोनट्रेमिया। अब देखिए जब ये रेंजेस ओवे नहीं होंगी ना, ऊपर या नीचे जाएंगे तो कोई ना कोई बीमारी उसका कारण बनेगी। ठीक है, या कोई ना कोई बीमारी को ये बीमारी के लिए ये कारण बनेंगे, आप ऐसा कहिए, ये उनकी एटियोलॉजी रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए ये होम्योस्टेटिक रेंज है इन इलेक्ट्रोलाइट का, जो नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट है ना बॉडी का, जो टेबल के अंदर जो आप कंसंट्रेशन रेंज देख रहे हो, ठीक है, ये रेंज है, इसका मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट ओके है, मतलब होम्योस्टेसिस है। लेकिन जैसे ही ये रेंज गड़बड़ाई, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, और उस इम्बैलेंस से कुछ ना कुछ जो उसके कारण है उसकी एटोलॉजी का पता होना चाहिए, मतलब कि कारण क्या है, फिर उस पेशेंट को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, और फिर उसको क्या मेडिकेशन दिया जा सकता है, और अंत में उस पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे। मतलब दवाई दे दी, उसने दवाई लेना शुरू कर दिया, और उसके शरीर के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेक करेंगे। यही जो है आपके कंप्राइज करता है इलेक्ट्रोलाइट्स का जो सिलेबस है आपका, उसके अंदर यही है। दूसरा आपका पोटेशियम जब 3.5 मिली इक्विवेलेंट से नीचे आएगा तो हाइपोकैलेमिया कहलाएगा। 5.0 मिली इक्विवेलेंट से पर लीटर से ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो ये हाइपरकैलेमिया कहलाएगा। फिर कैल्शियम पर आ जाइए, 9 से 11 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रेंज है, जब 9 से नीचे कंसंट्रेशन आएगा तो इसको कहा जाएगा हाइपोकैल्सीमिया, और 11 से जब ऊपर हो जाएगा कंसंट्रेशन 1 लीटर के अंदर 11 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा पाया जाएगा असेस करने के बाद। अब आप कहोगे 1 लीटर ब्लड तो चेक नहीं किया जाता, ब्लड चेक नहीं किया जाता, सिंपल सी बात है, आप 10 ml चेक कर लो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया 1 लीटर। तो दिस इज हाउ द लेबोरेटरी के अंदर कम वैल्यू लेकर उसके आधार पर लीटर की वैल्यू निकाल ली जाती है। फिर मैग्नीशियम है, तो 1.8 मिली इक्विवेलेंट से नीचे कंसंट्रेशन आया तो हाइपोमैग्नीशियमिया, और अगर 3 से ऊपर चला गया तो हाइपर मैग्नीशियमिया। इसी प्रकार से क्लोराइड का कंसंट्रेशन जो कि एक आपका निगेटिवली चार्ज है होता है, और इट इज एन दिस एनायन, तो इसका है 96 से लेकर 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी नॉर्मल रेंज है। 96 से नीचे आएगा तो क्या कहलाएगा, दिस इज क्लोराइड 96 टू 106। फिर आपका आएगा आपका फॉस्फेटेमिया, ठीक है, हाइपो एंड हाइपर। तो ये नॉर्मल रेंजेज आपकी जो है, ये नॉर्मल रेंजेज, या आप कहें इसके लिए एक सेंटेंस बनाना चाहे, होम्योस्टैटिक इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज, ये आप कह सकते हैं इसके लिए। नाउ कम टू दी नेक्स्ट। सबसे पहले हम पोटेशियम इम्बैलेंस की बात करेंगे। आपने टेबल के अंदर नॉर्मल रेंज देखी, ठीक है, ये देखिए, ये है, आपने क्या देखा है, पोटेशियम इम्बैलेंस क्या है, आपने देखा कि नॉर्मल रेंज क्या था, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल रेंज थी। अब हाइपोकैलेमिया कब होगा, ठीक है, व्हेन प्लाज्मा पोटेशियम लेवल जो है लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोकैलेमिया। इट इज कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर स्पेशली इन द older
एडल्ट पॉपुलेशन। तो जैसे जैसे पर्सन ओल्ड होता चला जाता है वो हाइपोकैलेमिया का शिकार होता चला जाता है। अब हम बात करते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब हाइपोकैलेमिया के कारण क्या है। प्रोलॉन्ग्ड डायरेटिक थेरेपी, डायरेटिक जो ड्रग्स होती हैं वो डायरेसिस काज करती हैं, मतलब फ्लो ऑफ यूरिन बॉडी से फास्ट करवाती हैं। तो उसके साथ क्या होगा, जब वाटर ज़्यादा आउट ऑफ बॉडी जाएगा तो दिस विल लीड टू पासेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो। इलेक्ट्रोलाइट भी साथ में जाएंगे तो उसमें दिस पोटेशियम विल आल्सो पास आउट ऑफ द बॉडी। दूसरा, इनएडिक्वेट इनटेक, अगर कम उसको लिया जाए भोजन के अंदर जो हमारे फूड है उसके माध्यम से तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। देन सीवियर डायाफोरेसिस। सीवियर डायाफोरेसिस इसका मतलब होता है एक्सेस स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना। जब बहुत ज़्यादा पसीना आएगा तो उसके साथ भी साल्ट निकलता है। आपने गर्मियों में देखा होगा कुछ लोगों के शर्ट के ऊपर जब पसीना सूखता है तो सफ़ेद सफ़ेद कुछ जम जाता है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं। देन गैस्ट्रिक सक्शनिंग की वजह से या लैक्सेटिव के यूज़ की वजह से या वॉमिटिंग की वजह से भी हाइपोकैलेमिया हो सकता है। गैस्ट्रिक सक्शनिंग का क्या अर्थ है, इसको कहते हैं, आप कह सकते हैं स्टोमक पंपिंग। जब किसी का ऑपरेशन करना होता है तो जीआईटी खाली करवाते हैं ना, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं कि फोर्सफुली जीआईटी खाली करवाया, उसको सक्शन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर लैक्सेटिव यूज। लैक्सेटिव क्या होते हैं, लैक्सेटिव पेट साफ करने की दवाई बोल देते हैं वैसे तो। लैक्सेटिव्स हेल्प्स इन इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल्स एंड रिमूवल ऑफ द स्टूल, आप ऐसा कहिए। वॉमिटिंग आप जानते हो, जितना भी अपर जीआईटी के अंदर आपने जो खाया पिया वो बाहर आ जाता है, तो बाहर आएगा तो क्या लेके आएगा, इट विल टेक आउट जो पोटेशियम खाया तो वो सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या रहेगा, जो आपके फ्लूइड कंपार्टमेंट है उसमें इसकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। देन इसीलिए आपको लगता है ना कई बार कि जब उल्टी अल्टी आती है एकदम से निडाल सा हो जाता है बंदा, क्यों, उसका यही कारण है कि उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुके होते हैं। फिर एक्सेस स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आदमी, तो ऐसे में सारा जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का और बहुत फास्ट हो रखा है, तो दिस रिजल्ट्स इन द एक्सेसिव यूज ऑफ दिस पोटेशियम, ठीक है। फिर आप आइए हिपेटिक डिजीज, अगर कोई लीवर की बीमारी है, ठीक है, उसकी वजह से भी जो हाइपोकैलेमिया हो जाता है। एक्यूट अल्कोहलिज्म, जो लोग एक्यूट अल्कोहलिक हैं, दारू पीने के आदी हैं। फिर डायरिया, दस्त लगते हैं, आप जानते हो, आपका तो डिहाइड्रेशन हो गया, क्या हुआ, उसके अंदर वाटर ज़्यादा बॉडी से बाहर चला गया। वाटर अकेला नहीं जाएगा, उसके अंदर जो जो चीज़ डिजॉल्व है उसको साथ लेके जाएगा, तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो दैट्स वाई ORS साल्ट क्यों दिया जाता है जब डायरिया, उसी कारण से, ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसको रिस्टोर किया जा सके। फिर अब यहाँ से आप नोट किए, मैंने ब्रैकेट में लिखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। एक्चुअली ये आपसे कोई पूछे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर किस चीज को देखकर या पूछकर तय करेगा कि इसको हाइपोकैलेमिया हुआ है, ठीक है। एक पेशेंट आया क्लिनिक के अंदर, तो उसके कुछ साइन एंड सिम्टम होने चाहिए। साइन आप जानते हो, वो चीज़ है जो पेशेंट को देखते ही डॉक्टर को आभास होता है, जिन चीज़ों से वो साइन होते हैं। और सिम्टम क्या होते हैं, जो पेशेंट डॉक्टर को बोलकर बताता है वो सिम्टम होते हैं। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक्चुअली हम लिख देते हैं क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, ताकि बच्चों के लिए आसान रहे। अदरवाइज अगर इस टॉपिक को आप क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम की बजाय क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी लिखोगे तो भी एक बात है कि आप लिख सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपोकैलेमिया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ना। उसी ये जो इसको मैनिफेस्टो, जैसे कई पार्टियां होती हैं अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है चुनाव से पहले, उसका मतलब वो घोषणा करती है कि भाई हम ये करेंगे अगर हमारी सरकार आ गई। तो अब देखिए, अब शरीर के अंदर डॉक्टर ने पहचान करनी है, तो या तो पेशेंट की बॉडी बोलकर बताएगी, वो होगी
बॉडी से जो डॉक्टर अंदाजा लगाएगा वो साइन होंगे, और जो डॉक्टर पूछेगा बॉडी से वो सिम्टम होंगे। ठीक है, तो मतलब हर बीमारी का अपना अपना मैनिफेस्टो है कि अगर ये है तो ये बीमारी है, अगर ये साइन एंड सिम्टम है तो ये बीमारी। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं। जब कोई बीमारी पेशेंट क्लिनिक के अंदर पहुंच जाता है तो उसके शरीर को देखकर जो चीज़ें समझ में आती हैं और जो चीज़ें डॉक्टर पेशेंट से पूछ के समझता है वो सारे के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, और उनको आप साइन और सिम्टम कहते हैं। तो देखिए, अगर बात चल रही है हाइपोकैलेमिया की, तो हाइपोकैलेमिया से क्या हो जाएगा, आपने देखा था कि इम्पल्स कंडक्शन में और ये इसमें इसका रोल है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी होता है ना, जब डॉक्टर किसी को हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कहते हैं जी ईसीजी नोट करना है। तो ईसीजी नोट क्या कर रहे हैं वो मतलब ये जो कंसंट्रेशन है पोटेशियम का अगर कम हो जाता है तो ये डिस्टर्ब कर देगा ईसीजी। ईसीजी के अंदर क्या होता है, कुछ उसके आप क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट गेटिंग, मार्कर की सहायता से एक प्रिंट आता है, और ये कहाँ से आता है, ये एक इम्पल्स जनरेट होती है। उसके हिसाब से वो जो उसके सामने इंक लगी हुई है ना, नोक ऐसे, उसको वो कर्सर ऊपर नीचे होकर लहरें सी बनाता है। उनके नाम है अलग अलग, PQRST। ठीक है, वेव्स बनती हैं, पीक बनते हैं, ठीक है, प्लेटो बनता है। तो जब ये नॉर्मल नहीं होगा, जब ये एबनॉर्मल होगा तो इसका क्या अर्थ होगा, ईसीजी गड़बड़ा गई, तो चांसेस हैं कि हाइपोकैलेमिया है। दूसरा एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया होता है इसको अपने एनोरेक्सिया होता है जब भूख नहीं लगती, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, तो उसको कहते हैं एनोरेक्सिया। फिर ड्राउजीनेस, लिथर्जी, कन्फ्यूजन, मतलब सुस्ती आ जाना बिल्कुल, ठीक है, कन्फ्यूजन होना, फैसला ना कर पाना, भी डिसीजन मेकिंग गलत हो गया, आदमी निडाल हो गया बिल्कुल। लेग क्रैम्प्स, ठीक है, टांगों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो ऐंठन आ रही है, भयंकर दर्द हो रहा है, ठीक है। मसल वीकनेस, मसल कमजोर पड़ गए हैं। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर नीचे आ गया है। कार्डियक डिसअरिथमिया, जब एबनॉर्मल ईसीजी हो जाती है ना तो कार्डियक डिसअरिथमिया हो जाता है। रिदम क्या है, एक लहर है। रिदम एक चीज हो रही है, हर 5 मिनट बाद हो रही है, हर 5 मिनट वैसी होती है, 5 मिनट बाद वैसी होती है। आप कहते हो इसकी फ्रिक्वेंसी 5 मिनट है, लेकिन उसका चलने का पैटर्न जो भी आपको दिख रहा है, एक एग्जाम्पल लीजिए, वो एक लहर के रूप में दिख रहा है आपको कि इवेंट रिपीट हो रहे हैं। तो जो कार्डियक की रिदम है दैट इज डिस्टर्ब्ड, ठीक है, वो लहरें डिस्टर्ब हो गई हैं, तो इसको क्या कहेंगे, कार्डियक एरिदम या डिसरिदमिया कह दिया। फिर पॉलीसूरिया हो गया। पॉलीसूरिया का मतलब प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। अगर किसी पेशेंट के अंदर पॉलीसूरिया है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर उस पेशेंट के यूरिन पास आउट हो रहा है, तो अकेला यूरिन पास आउट नहीं होगा, साथ में बहुत कुछ लेके जाएगा, जितने इलेक्ट्रोलाइट है उनको साथ लेके जाएगा। देन कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है मेडिकल मैनेजमेंट हाइपोकैलेमिया का किस प्रकार से करना है। ठीक है, मतलब डॉक्टर क्या करेगा, मतलब इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग करेक्टिंग काज ऑफ इम्बैलेंस। डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले जो पीछे एटियोलॉजी बताई है वो कारण देखेगा। जो भी कारण डॉक्टर को मिलेगा, जब पता लग गया भी ये इम्बैलेंस हाइपोकैलेमिया है, इस इम्बैलेंस को हाइपोकैलेमिया बोल रहे हैं हम, तो डॉक्टर उसको करेक्ट करने का प्रयास करेगा। किस तरीके से, पोटेशियम का लेवल रिस्टोर करेगा पहले, या आईवी का अर्थ होता है इंट्रावीनस, जो वेन में टीका दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रावीनस। ठीक है, और पीओ पर ओरल रिप्लेसमेंट, कोई टेबलेट वगैरह दे दी, मतलब पोटेशियम देना है पेशेंट को, तो डॉक्टर क्या करेगा, पोटेशियम दे सकता है। आईवी मतलब इंट्रावीनस, डाइल्यूटेड इन लार्ज वेन जो है उसके अंदर इंजेक्शन देगा, आईवी इंजेक्शन। आईवी इंजेक्शन को आप सिर्फ ये मत समझिए कि 2-3 ml का होता है, इसकी जो वॉल्यूम है 1000 ml तक भी होती है, 1500 ml तक भी होती है। तो वो तो पैकिंग का हिसाब किताब है। जो जैसे नॉर्मल सेलाइन 500 ml का इंजेक्शन होता है, 0.9% सोडियम क्लोराइड है उसके अंदर, और कुछ नहीं है, नॉर्मल सेलाइन बोल देते हैं उसको। ठीक है,
तो अब ये जो इंजेक्शन देना है तुरंत देना है, इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड जैसे, तो ऑफिशियल स्टैंडर्ड जैसे आपको बताया फार्माकोपिया के हिसाब से यूएसपी या इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से वो तैयार किया होता है, कंसंट्रेशन के हिसाब से वो दिया जाता है। फिर ओरल पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी इज यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड फॉर माइल्ड हाइपोकैलेमिया। अगर माइल्ड हाइपोकैलेमिया है, बहुत ज़्यादा नीचे लेवल नहीं गया, ठीक है, तो ओरली भी काम चल सकता है, पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा उसी से। फिर हम बात करते हैं हाई पोटेशियम, ये अभी आपने देखा हाइपोकैलेमिया, इसके बाद आएगा हाइपरकैलेमिया, ठीक है। बीच में एक आपको बना कर दिया हाई पोटेशियम फूड ये और लो पोटेशियम फूड ये, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, जो पीछे बीमारी आप देख रहे हैं हाइपोकैलेमिया, उसको ऊपर वाली चीजें प्रिस्क्राइब की जाएंगी। जो आगे अगली स्लाइड पर आने वाली जो बीमारी है हाइपरकैलेमिया, लो पोटेशियम फूड है, उस पेशेंट को कम होगी, उसको नीचे वाले फूड दिए जाएंगे। तो हाई पोटेशियम किस में है, फिश में है, होल ग्रेन्स में है, जैसे दलिया हो गया होल ग्रेन है, ठीक है। वेजिटेबल हो गए, कैबेज, बंद आपकी वो फूल गोभी, कैरेट, गाजर, ककुम्बर, ककड़ी होगी, मशरूम हो गया, पोटैटो हो गया, स्पाइनक, पालक हो गया, ये चीजें इसके माध्यम से जो है पोटेशियम मिल जाएगा और पेशेंट को वो सजेस्ट करेगा डॉक्टर। फिर फ्रूट में बनाना, गुआवा, ठीक है, अमरूद, ऑरेंज हो गए, आपके संतरे हो गए, स्ट्रॉबेरीज हैं, वाटरमेलन, आपका ये मतीरा आजकल सीजन में बहुत मिल रहा है, ठीक है। तो ये किसको डॉक्टर सजेस्ट करेगा, ऐसा पेशेंट जिसको हाइपोकैलेमिया हुआ था, जो आपने अभी पीछे पढ़ा है। अब इस पॉइंट पर हम आ गए, यहाँ हम पढ़ेंगे लो पोटेशियम फूड कहाँ कहाँ मिलेगा और देंगे किसको, जो बीमारी आप पढ़ने जा रहे हैं हाइपरकैलेमिया, उस पेशेंट को देंगे। तो लो पोटेशियम फूड जो है वेजिटेबल्स हो गए, इसमें कॉर्न, स्वीट पोटैटो हो गया, शकरकंदी जिसको आप बोल देते हैं, ठीक है। फिर फ्रेंच फ्राइड पोटैटो हो गए, फ्रूट्स हो गए, जैसे इसमें आप एप्पल या ब्लूबेरीज, वो काले वाले अंगूर बोलते हैं जिसको, बेवरेजेस जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जैसे एकदम से कॉफी पीना, कोला, लेमन, लाइम सोडा, ये कुछ भी लेकर पोटेशियम को उस पेशेंट को सजेस्ट किया जाएगा जो अभी आप पढ़ेंगे हाइपरकैलेमिया। मैंने दोनों स्लाइड को बीच में इसलिए डाला, हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया के स्लाइड्स के बीच में इसलिए डाला कि आपको पता हो कि अगर पोटेशियम ज्यादा है, कम है, हाइपोकैलेमिया है, तो हाई पोटेशियम फूड की जरूरत है। और जब हाइपरकैलेमिया मतलब बहुत ज्यादा पोटेशियम का लेवल बढ़ चुका है इलेक्ट्रोलाइट का, तो ऐसे में लो पोटेशियम फूड जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। यही नियम सारे प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट के लिए लागू होता है। अब आ जाओ आप हाइपरकैलेमिया पर, तो अंडरस्टूड है पोटेशियम का लेवल बढ़ गया, इसका मतलब जो पिछली स्लाइड पर आपको नीचे वाला फूड था, डॉक्टर वो रिकमेंड करेगा और साथ में इलाज भी करेगा। नाउ hyperkalemia is defined as an elevation माने बढ़ना, चढ़ना, of the potassium level greater than 5 milli equivalent per liter। तो hyperkalemia is rare in clients with normal kidney function but affects more than half of people with acute and chronic renal failure। जो मुख्य कारण है ना इसका रीनल फेलियर है। वैसे तो ये बढ़ता नहीं है कंसंट्रेशन इसका पोटेशियम का, लेकिन अगर बढ़ता है तो उसका कारण कहीं किडनी में रीनल फंक्शन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई फिल्ट्रेशन संबंधी या समथिंग लाइक दैट। देन एटियोलॉजी, इसका मतलब क्या कारण हो सकते हैं हाइपरकैलेमिया के। देखिए इंक्रीज डाइटरी इनटेक, बहुत ज्यादा जो है अपने क्या कहते हैं डाइट के अंदर पोटेशियम लिया जा रहा है, एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम हो रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ साल्ट सब्सटीट्यूट्स हो रहा है, फिर वाइड स्प्रेड सेल डैमेज, ठीक है, बर्न्स ट्रॉमा, अगर सेल इंजरी होगी तो सेल डैमेज हो जाएगा, बहुत सारे एरिया के अंदर कहीं ना कहीं किसी अंग के अंदर हुआ, ऐसा हुआ तो व्हाट विल हैपन, पोटेशियम जो वहाँ है वो सारे का सारा यूटिलाइज बाकी सेल्स को करना है, उनको कहाँ से मिलेगा, फ्लूइड से माध्यम से, तो फ्लूइड के माध्यम से मिलेगा, तो फ्लूइड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी तो डॉक्टर कहेगा भाई ऐसे फूड खाओ जो लो पोटेशियम जिनसे बॉडी को मिले। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट इज ओल्ड, अगर ब्लड बैंक के अंदर बहुत पुराना खून पड़ा है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते पुराना जो ब्लड पड़ा है, तो उस दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द पोटेशियम
फिर हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया का अर्थ होता है कि जब सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाए, ठीक है, हाइपोनेट्रेमिया कहलाता है। तो सोडियम, ध्यान रखेंगे आप, सोडियम का कंसंट्रेशन जब भी कम होगा तो इसका सीधा सीधा अर्थ होगा कि जो पोटेशियम है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब आप रिकॉल करो, मैं आपको वापस से लेके जाता हूँ सेल इंजरी पर। जब सोडियम एटीपेज पंप फेल हुआ था तब क्या हुआ था, सोडियम सेल के अंदर रुक गया था, पोटेशियम सेल के बाहर था। ठीक है, तो वैसे जो सोडियम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होना चाहिए, लेकिन वो तो सेल के अंदर ही रुक गया। सेल इंजरी में आपने देखा है, अगर वो अंदर रुक गया तो सोडियम एटीपेज पंप खराब हो गया, तो ये समस्या आएगी। तो आपने देखा था कि वो मेम्ब्रेन रप्चर होगा। ठीक है, रिकॉल किया ना आपने, उसी। तो हाइपोनेट्रेमिया जो होता है, क्योंकि इसको मैं किस बेस पर कह रहा हूँ, आपने देखा कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है मोस्टली आपका जो सोडियम है, और एक्स्ट्रा सेलुलर में ये जा नहीं पाएगा क्योंकि सेल के अंदर इंट्रैप हो गया सोडियम एटीपेज पंप की वजह से। तो इसका मतलब क्या है, बाहर पोटेशियम ज्यादा इकट्ठा हो रहा है क्योंकि पोटेशियम अंदर नहीं आ रहा सोडियम एटीपेज की वजह से। तो जब उसका रीडिंग लिया जाएगा, ऐसे में सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, तो पोटेशियम की मात्रा हाई होगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है पोटेशियम के बढ़ने का कि हाइपोनेट्रेमिया है, जो सोडियम की मात्रा है वो ज्यादा है। देन रीनल फेलियर, तो जो किडनी का फेलियर है किसी डिजीज की वजह से, उसके फिल्ट्रेशन में कम ज्यादा हो रहा है, तो यूरिन फॉर्मेशन कम हो रहा है। यूरिन फॉर्मेशन कम हो रहा है तो जो पोटेशियम है दिस विल नॉट आल्सो गो आउट ऑफ द बॉडी। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखें क्या, देखो ऊपर लिखा है क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, और पीछे मैं आपको समझा के आया हूं कि इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिकॉल 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 रिकॉल। दिस इज नोन एज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। जिसने रिकॉल कर लिया वो सही है। ठीक है, अब देखिए हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया कैसे पता चलेगा, एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, एपैथी। ठीक है, कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो गए, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। नंबरनेस, नंबरनेस क्या होती है, लेक ऑफ फिजिकल और इमोशनल फीलिंग को बोलते हैं, किसी ने चुटकी काटी पता नहीं लगा, नंबरनेस है। या फिर पेरिस्थेशिया ऑफ एक्सट्रीमिटीज कह सकते हो आप, इसका मतलब क्या होता है, वीकनेस। एक्सट्रीमिटीज क्या है, आपके हाथ और पांव में। ठीक है, तो वीकनेस एंड टिंगलिंग इन दी हैंड्स एंड फीट जो होती है उसको पेरिस्थेशिया कहा जाता है। मतलब सुए से चुभ रहे हैं कहीं ना कहीं, आप देख रहे हो हाथों के अंदर या पाँव के अंदर। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द पेरिस्थेशिया ऑफ एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज इसलिए कहा है कि ये बहुत दूर है शरीर के मेन टॉर्सो से। देन एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट के अंदर ऐंठन आना। ठीक है, बहुत ज्यादा दर्द होना। ठीक है, देन नोशिया, नोशिया मतलब उल्टी आने का, जी करना, मितलाना जिसको कहते हैं, जी मितलाता है। देन फ्लैसिड मसल, फ्लैसिड मसल का मतलब होता है, फ्लैसिड माने कमजोर। ठीक है, लटकी हुई मसल। ठीक है, देन डायरिया, डायरिया आप जानते हो, डायरिया की वजह से जितना आपका क्या बोलते हैं इसको, फ्लूइड्स हैं, दे विल पास आउट ऑफ द बॉडी, वो बॉडी से बाहर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम पाया जाता है, वो भाग जाएगा उधर। ठीक है, तो जो एक प्रकार से वो आपके हाइपोनेट्रेमिया काज करेगा, वो हाइपोनेट्रेमिया काज करेगा। तो ये जो डायरिया है आपको हाइपरकैलेमिया की तरफ ले जाएगा। फिर आप आ जाइए दिस वन, ओलिगुरिया, और पोटेशियम का रिएब्जॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा होता है, ये भी है। फिर आ जाइए अगला फंक्शन, ओलिगुरिया। ओलिगुरिया का अर्थ होता है कि बहुत कम या लगभग ना के बराबर जब यूरिन बढ़ता है। ठीक है, उसको कहते हैं ओलिगुरिया। वैसे अगर साइंटिफिकली इसको बोला जाए तो यूरिन आउटपुट लेस देन 1 ml पर केजी बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर, मतलब अगर 1 ml पर केजी, मान लो बच्चा 10 किलो का है या 30
किलो का बच्चा है सपोज, तो 30 ml 1 घंटे के अंदर उसके अंदर यूरिन बनना चाहिए। अगर इससे कम बनेगा इसका मतलब ओलिगोरिया है। लेस देन 0.5 ml इन चिल्ड्रन, और जो ये इन्फेंट में था, जो न्यू बोर्न होते हैं ना उनको इन्फेंट कहते हैं। देन उसके बाद आपका ये है कम टू दी जो एडल्ट है उसके अंदर ओलिगोरिया किसको कहते हैं, वो कहते हैं लगभग 400 ml पर डे टोटल यूरिन नहीं बन रहा अगर पेशेंट के अंदर, इसका मतलब वो ओलिगोरिया का पेशेंट है। फिर आ जाइए ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का सीधा सीधा अर्थ है जो कार्डिया मतलब हार्ट, तो स्लो इरेगुलर हार्ट रिदम हो जाएगा। स्लो मतलब रिदम कम हो गया, तो इसमें जो बीट है ना हार्ट की वो 60 पर मिनट से कम होगी, मतलब 60 बार 1 मिनट में बीट नहीं करेगा हार्ट। फिर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का अर्थ क्या होता है, इसको हम बोलेंगे कि जब हार्ट पंप नहीं कर सकता ब्लड बॉडी पार्ट्स को, हार्ट ब्लड बाय पंपिंग डिस्ट्रीब्यूट करता है, लंग्स को साफ होने के लिए भेजता है और बाकी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है। ठीक है, तो कैसे होता है, इसके चैम्बर में आता है, वो प्रेस होते हैं और वो बाहर चला जाता है। तो जब ये कार्डियक अरेस्ट उसी स्थिति को बोला गया है जब लॉस ऑफ ब्लड फ्लो हो जाएगा रिजल्टिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप। हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, हार्ट पंप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मतलब उसका नॉर्मल जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म था वो डिस्टर्ब हो गया और प्रॉपरली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, गुब्बारे में पानी है उसको निचोड़ोगे तो मतलब दबाओगे उसको, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप उसको। इसी प्रकार से ये 4 गुब्बारों का सेटअप है हार्ट के अंदर, ये पूरी तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते तो ब्लड बाहर प्रॉपर नहीं जा सकता, तो उसका ब्लड का फ्लो जो है कम हो जाता है। अब हम जो बात करेंगे कि हाइपर कैलेमिया को कैसे याद करें, तो मैंने आपके लिए एक स्लाइड तैयार की है, मर्डर MURDER मर्डर, हिंट के तौर पर कि साइन या सिम्टम आप कैसे याद रखो। M का मतलब मस्कुलर क्रैम्प्स, मसल्स के अंदर सीवियर इंठन आई हुई है। यूरिन एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, यूरिन एबनॉर्मेलिटी आपने ओलिगोरिया के माध्यम से जानो इसको। फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस में दिक्कत आ रही है। देन डिक्रीज्ड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो उसके अंदर ब्लड पड़ा रहेगा तो बाहर पंप आउट नहीं होगा और पीछे से और ब्लड आता रहेगा, तो हार्ट फूला हुआ सा रहेगा लेकिन फ्लो ब्लड का कम हो जाएगा। फिर आपका ECG के अंदर भी चेंजेस आएंगे और रिफ्लेक्सेस के अंदर कमी आएगी, मतलब आदमी रेस्पॉन्स नहीं कर पाता प्रॉपर्टी, जो रिफ्लेक्स सेंसेस है ना उसके काम नहीं करते, तो ऐसे में वो क्विकली रिएक्ट नहीं करता किसी चीज को, वो कहता छोड़ो क्या करना है, इस तरीके का जब एटीट्यूड आ जाता है, इसका मतलब जो वो अगर ऐसा पेशेंट के अंदर है, ठीक है, तो वो हाइपरकैलेमिया है। तो मोटे तौर पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मर्डर शब्द से अगर आप लिखोगे तो ये 6 आपको सीधे सीधे याद हो जाएंगे। देन कम टू द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया को अगर मैनेज करना है इसके मेडिकेशन के माध्यम से तो कैसे करेंगे। फॉर दैट मेडिकल मैनेजमेंट के लिए गोल क्या है, पहले उसका कि उसने करना क्या, करेक्ट द पोटेशियम लेवल एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इस लेवल को दुरुस्त करो, ये उसका एम है। दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्टर, ठीक है। देन टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस, जो इसके जीवन लेने लायक या जीवन को जब थ्रेट हो जाएगी उस कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए भी ये लेवल को लाना बहुत जरूरी है। फिर आप आ जाओ कि क्या दिया जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हाइपरकैलेमिया के अंदर दिया जाता है, ठीक है, मे बी गिवन एज एंटीडोट, ठीक है। एंटीडोट मतलब बोल देते हैं जो जहर होता है ना उसकी दवाई जो होती है उसको एंटीडोट बोला जाता है। तो ये जो पॉइजनस सिचुएशन आई है उसके अंदर कैल्शियम जो ग्लूकोनेट है, ठीक है, दैट विल हेल्प in reducing the level of the potassium, sorry. Then come to the next, regular insulin to facilitate movement into the cell muscles। आपने देखा था ना कि मसल्स फ्लैसिड हो गई हैं, मसल्स थक गई हैं, इसका मतलब थकने का क्या अर्थ है उनका,
जो उनका काम है, जो उनकी टोन है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो ग्लाइकोजन है उसकी मात्रा कम हो। तो ऐसे में जो इंसुलिन दिया जाता है, इंसुलिन देने से क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना उसका अपटेक टिश्यूज के अंदर बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ जाता है तो स्थिति नॉर्मल होने लगती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट जो है हाइपरकैलेमिया का इस प्रकार है। देन पेशेंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे? पेशेंट मैनेजमेंट का सीधा सीधा अर्थ है कि नर्सिंग मैनेजमेंट, कि या ऐसा कहिए कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसके बाद क्या होगा। तो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग कौन है, सिस्टर करती है, ठीक है। इसको आप नर्सिंग मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट हर पर्सन एडमिट तो नहीं होता। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं इसको, हम इसको कह देते हैं पेशेंट मैनेजमेंट। तो मॉनिटर, जांच करना, मतलब पेशेंट एट रिस्क, उसकी जो हमेशा जांच करते रहना। फिर कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है उसकी, जो कार्डियक के जितने पैरामीटर है जो आप देख के आए हो एटोलॉजी के कारण, जिसमें हार्ट बीट कम हो रही थी, ठीक है, तो हार्ट बीट को बार बार नोट करना। मॉनिटर पल्स को देखना, पल्स रेट को देखना, रिदम को देखना, ब्लड प्रेशर नोट करना। फिर आपके असेस फॉर हाइपर एक्टिव बाउल साउंड, जो पेट के अंदर विभिन्न प्रकार की आवाजें आती हैं उसको असेस करना भी, ये क्यों आ रही है, ठीक है। देन असेस फॉर सेंसरी मोटर फंक्शन। कई बार ये कहते हैं ना पेशेंट आपको एक बताया था ना कि डिक्रीज इन रिफ्लेक्सेस। मान लो डॉक्टर चुटकी काट के लिखता और कैसे हो, वो डॉक्टर शरारत नहीं कर रहा होता, वो ये चीज कर रहा होता है, वो सेंसरी मोटर फंक्शन प्रॉपर है या नहीं उसको चेक करने के लिए करता है। फिर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस उसका चेक करना। ये जो सारी चीजें हैं वो पेशेंट मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। तो अभी ये लेक्चर जो है हमारा, मैं यही रोकता हूँ। अगला पार्ट इसका जो है हमने शुरू करना है, कैल्शियम इम्बैलेंस से शुरू करेंगे, वो वी विल डील विद इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।